नमस्कार, हेलो मनी 9 मेरा सवाल है में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संदीप ग्रोवर। सबसे पहले बात करते हैं मार्केट्स की। आज मार्केट में हम देख रहे हैं हल्की पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है। पॉजिटिव शुरुआत देखने को मिली थी आज इंडियन मार्केट्स की। ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट देखने को मिला था इस बिना पर कि यूएस में अब जो आंकड़े आ रहे हैं वो इस चीज़ की ओर इशारा कर रहे हैं कि शायद फेड की ओर से अब दरों में जो बढ़ोतरी का सिलसिला है शायद रुकता हुआ दिख सकता है, थमता हुआ दिख सकता है। तो उसी का जो इम्पैक्ट है वो आज इंडियन मार्केट्स में भी देखने को मिला। 19,800 के ऊपर आज हमने शुरुआत करी। 19,844 वो लेवल था जहां पे हम खुले थे। उसके बाद हमने 19,850 का जो लेवल है उसे पार नहीं किया। लेकिन मजे की बात यह है कि 19,800 का जो लेवल है उसको भी दिन के दौरान अभी तक निफ्टी ने नहीं तोड़ा है नीचे की ओर। यानी कि एक 50 अंकों की बहुत ही छोटी सी रेंज है जिसके बीच में हम कारोबार कर रहे हैं। और ना केवल आज बल्कि पिछले 5 दिन से अगर आप देखें तो एक दायरे में ही आपको बाजार नजर आएगा। और 100 अंकों का एक दायरा है जिसके बीच में आप देखें पिछले 5 दिन से निफ्टी आपको कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। ऊपर में 19,850 और नीचे में 19,750 ये रेंज है जिसके बीच में हम देख रहे हैं कि मार्केट्स में कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है। लेकिन इस कंसोलिडेशन में अगर आप देखेंगे जो छोटे मझोले शेयर हैं वहां पे दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है और कुछ चुनिंदा पॉकेट्स हैं जिसमें अदानी ग्रुप को आप शामिल कर सकते हैं जहां पे आज दमदार एक्शन देखने को मिल रहा है। सारे ही शेयरों में अगर आप देखें तो काफी अच्छी खरीदारी आज देखने को मिल रही है। खासतौर पर अदानी टोटल देखेंगे तो वहां आपको 20% का ऊपरी सर्किट भी नजर आएगा। और उसके साथ साथ मेटल शेयरों में तेजी बन रही है। क्या यहाँ पे भी आप खरीदारी करने के मौके बन रहे हैं? ये काफी सारे सवाल हैं जिनके जवाब हम ढूंढने की कोशिश करेंगे और इन तमाम सवालों के जवाब देने में और साथ ही साथ आपके जो शेयरों से जुड़े सवाल हैं उनके भी जवाब देने के लिए हमारे साथ जो एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं उनको शामिल कर लेते हैं। हमारे साथ प्रॉफिट मार्ट सिक्योरिटीज के डायरेक्टर रिसर्च अविनाश गोरक्षकर जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत स्वागत है आपका, वेलकम टू द शो। बाजार में जो कंसोलिडेशन देखने को मिल रहा है सर, एक जो रेंज में निफ्टी कारोबार कर रहा है, क्या वजह है इसकी और कब तक हम इससे बाहर निकलते हुए नजर आएंगे? देखिए संदीप, मुझे लग रहा है कि मार्केट एक छोटी रेंज में इसलिए है क्योंकि 3 तारीख को स्टेट इलेक्शंस के नतीजे हैं। मेरे ख्याल से मार्केट इन स्टेट इलेक्शन के नंबर्स को क्लोजली मॉनिटर करेगा। 3 दिसंबर को हमको पता चलेगा कि बीजेपी का जो परफॉर्मेंस है वो सारे 5 स्टेट में कैसे आता है। आई थिंक अनुमान तो यही है कि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रही है कि एमपी में शायद कांग्रेस आ जाए, राजस्थान में शायद बीजेपी आ जाए। लेकिन ऐसा कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है और कांग्रेस राजस्थान को रिटेन करती है, मध्य प्रदेश भी बीजेपी के हाथ से निकल जाता है, तो ये एक थोड़ा सा शॉर्ट टर्म नेगेटिव सरप्राइज होगा। हालांकि देखिए स्टेट इलेक्शंस के नंबर से कोई ज्यादा बड़ी वोलेटाइल ट्रेंड आगे देखने को नहीं मिलेगी, बट एटलीस्ट नियर टर्म में क्या होगा ना कि मार्केट जिस लेवल पे है वहां पे थोड़ा बहुत सेल ऑफ आपको देखने को मिले। तो शायद इसीलिए मार्केट्स एक छोटे दायरे में, मेरे ख्याल से 3 दिसंबर को पूरे नंबर्स आएंगे। अगर जीत भी आती है तो कितने मार्जिन ऑफ विक्ट्री से बीजेपी जीतती है ये शायद मार्केट देखना चाहेगा, क्योंकि थोड़े से ये प्रिलिमिनरी नंबर्स है आने वाले जनरल इलेक्शंस के पहले। तो मार्केट्स डेफिनेटली उम्मीद तो लगा रहा है, बट यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव सरप्राइज आता है तो हो सकता है कि मार्केट्स में आपको थोड़ा बहुत बिकवाली का प्रेशर देखने को मिले। हालांकि देखिए पॉलिटिकल इलेक्शंस को प्रिडिक्ट करना काफी डिफिकल्ट बात होती है, लेकिन मार्केट्स ये इलेक्शंस को क्लोजली मॉनिटर करेगा। रही बात पॉजिटिव्स की, तो देखिए क्रूड ऑयल के प्राइसेस कम हो चुके हैं, यूएस में इन्फ्लेशन भी कम हो रहा है, प्लस कंपनीज के Q2 के नतीजे भी अच्छे हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से मार्केट्स को पॉजिटिव न्यूज फ्लोज भी मिल रहे हैं। बट ये जो इवेंट है इलेक्शन का, ये मेरे ख्याल से नियर टर्म में एक बहुत बड़ा मार्केट के लिए ट्रिगर रहेगा, आइदर ऊपर या नीचे जाने के। ओके, तो चुनावी नतीजों का इंतजार है और उसी के चलते मार्केट में हम देख रहे हैं कि एक पॉज, एक कंसोलिडेशन का जो फेज है वो देखने को मिल रहा है। 3 तारीख को नतीजे आएंगे, उसके बाद ऊपर या नीचे की ओर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मार्केट्स में देखने को मिल सकता है। सर आपने कच्चे तेल की बात करी, मैं दिन के शो के दौरान आपसे कच्चे तेल और साथ ही साथ जो तेल गैस सेक्टर है उसकी जो कंपनी है उसके ऊपर बातचीत करूंगा। लेकिन सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं क्योंकि हमारे बहुत सारे दर्शक हैं जो अपने सवाल हमारे साथ शेयर करना शुरू हो चुके हैं। खासतौर पे हमारा जो यूट्यूब पेज है वहाँ पे काफ़ी सारे दर्शक हैं जो अपने सवाल हमारे पास ऑलरेडी भेज चुके हैं। आप चाहें तो फेसबुक और इंस्टाग्राम वहाँ पर भी हम लाइव हैं, अपने सवाल अपने जितनी भी कोई भी दिक्कतें हैं आपकी वो हमारे साथ वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। जल्दी से आपको एक नंबर भी दे देते हैं व्हाट्सएप का, जिसके ज़रिए आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप के ज़रिए भी पहुँचा सकते हैं। 9311211874 ये हमारा नंबर है, इसके ज़रिए आप चाहें तो हमें व्हाट्सएप के ज़रिए अपने सवाल टाइप करके भी भेज सकते हैं। फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब ये सारे माध्यम आपके पास खुले हुए हैं, लाइव हैं हम आपके साथ। आप अपने सवाल हमें भेज सकते हैं। आप चाहें तो ईमेल के ज़रिए भी अपने सवाल हम तक पहुँचा सकते हैं। ईमेल आईडी, ईमेल एड्रेस आपके सामने आपकी स्क्रीन के ऊपर है। पहला सवाल लेते हैं, हमारे साथ
आयुष जैन जी जिन्होंने अपना सवाल शेयर किया है यूट्यूब पेज पे। सर वो कहना चाह रहे हैं कि पूछना चाह रहे हैं कि दिसंबर महीने में ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कैसा नज़र आ रहा है। हायर लेवल से ये स्टॉक काफ़ी अच्छा करेक्ट हो चुका है, तो इसमें क्या कोई ऑप्शन की रणनीति दिसंबर के महीने के लिए बनाई जा सकती है क्या? देखिए, मेरे ख्याल से अगर ऑप्शन की ट्रेडिंग है तो मैं समझता हूँ कि एक महीने में कोई बड़ी अपसाइड ऑप्शन ट्रेडिंग में मिलेगी ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ, तीसरी तिमाही आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के लिए काफी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्मली फेस्टिव क्वार्टर होता है बैंकों के लिए भी। जो थर्ड क्वार्टर होता है वो काफी स्ट्रांग होता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, करंट प्राइस पे अगर ये खरीदना चाहते हैं तो एक प्रॉपर स्टॉप लॉस रखें, क्योंकि मेरे ख्याल से देखिए एफ&ओ ट्रेडिंग में एक वोलेटाइल ट्रेड बन सकता है। अगर आपका नजरिया थोड़ा सा लंबा होता शायद 3 या 6 महीने, तो शायद और थोड़ा सेफ ट्रेड बन सकता था, लेकिन ऑप्शन ट्रेड का टिपिकली महीने भर की है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे एक छोटी पोजीशन आप बना सकते हो, लेकिन रेगुलरली आपको यहाँ पे मॉनिटर करना वो जरूरी है। ओके, तो आप छोटी पोजीशन चाहें तो यहाँ पे आईडीएफसी फर्स्ट के लिए बना सकते हैं। तीसरी तिमाही हो सकता है कि इनके लिए काफ़ी अच्छी देखने को मिले। अगला सवाल जो हमारे साथ शेयर किया है वो इमरान खान जी ने किया है। सर उन्होंने काफ़ी सारे स्टॉक्स हैं जो कि हमारे साथ शेयर किए हैं, जिसके बारे में पूछना चाहते हैं। उसमें साउथ इंडियन बैंक है, कैंपस है, एडवेंचर है, एरोफ्लेक्स इंडस्ट्रीज़ है, उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है, और उसके साथ साथ आईआरएम एनर्जी। ये इनको आईपीओ में अलॉट हुआ था। ये कह रहे हैं कि इनके पास 29 शेयर हैं, 505 रुपये का इनका एंट्री प्राइस है, और ये शेयर अभी चल रहा है फिलहाल 465 रुपये के आसपास। लिस्टिंग हुई थी, लिस्टिंग काफ़ी फ्लैट हुई थी, उसके बाद से हम देख रहे हैं कि नीचे की ओर जो रुझान है वही स्टॉक में देखने को मिल रहा है। सर, ये कंपनी गैस डिस्ट्रीब्यूशन स्पेस में है। जब आईपीओ आया था, ज़्यादा पैसा जो इन्होंने जुटाया है वो केपेक्स में, यानी कि क्षमता विस्तार में ये करने वाले, तमिलनाडु में काफ़ी अग्रेसिवली एक्सपैंड कर रहे हैं। तो उस समय काफ़ी प्रॉमिसिंग लग रहा था ये आईपीओ, लेकिन वैसा रुझान स्टॉक प्राइस में देखने को मिला नहीं है। तो जिनके पास 505 रुपये पे रखा है उनको क्या करना है, मतलब जिनको आईपीओ में नहीं भी मिला, क्या वो इन लेवल्स पे गिरावट के बाद खरीद सकते हैं? देखिए, लंबी नजरिया के लिए अगर आपका साल 1.5 साल का नजरिया है तो आयरन एनर्जी डेफिनेटली एक अच्छी कंपनी है। और मुझे लग रहा है कि देखिए, आईपीओ के प्राइस से आपको निचले लेवल पे अच्छा स्टॉक मिल रहा है, तो डेफिनेटली मौका अच्छा है। बट नजरिया थोड़ा सा मीडियम टू लॉन्ग टर्म रखिए, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है आईपीओ के टाइम पे, हमने भी कहा था कि इशू थोड़ा सा महंगा जरूर है, लेकिन कंपनी के फंडामेंटल्स बहुत स्ट्रांग है। तो मैं समझूंगा कि अगर साल 1.5 साल का नजरिया से कोई आयरन एनर्जी खरीदना चाहता है तो इसमें डेफिनेटली एक पोजीशन आप बना सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा नज़र ये रखिए, इसमें पोजीशन आप बना सकते हैं, लेकिन बशर्ते आपका व्यू, आपका जो टाइम होराइजन है वो थोड़ा सा लंबा होना चाहिए। इसके अलावा हमारे साथ सुनील जी भी जुड़े हैं। उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ हमारे यूट्यूब पेज पे शेयर किया है। पिरामल एंटरप्राइजेस, इसमें वो जानना चाहते हैं कि जो करंट मार्केट प्राइस में क्या इसको बाय कर सकते हैं। पिरामल एंटरप्राइजेस अगर हम देखें तो फिलहाल कुछ 909 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, 2% के आसपास का अप मूव है। बाजार में कंसोलिडेशन है, लेकिन स्टॉक में हम देख रहे हैं कि लोअर लेवल से काफ़ी अच्छा बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिला है। तो पिरामल एंटरप्राइजेस में मौजूदा लेवल्स पे सर क्या एंट्री की जा सकती है? देखिए, यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि पिरामल एंटरप्राइजेस में जो पोस्ट डीमर्जर जो पिरामल फार्मा का होने के बाद शेयर में थोड़ी सी रुकावट जरूर आई है, लेकिन फंडामेंटल्स अभी भी काफी अच्छे हैं। जिनको अगेन मीडियम टू लॉन्ग टर्म व्यू लेना है वही ये इस लेवल पे एंटर करे, क्योंकि बिजनेस काफी अच्छा है, ऑर्डर बुक अच्छी है। इनफैक्ट ये रियल एस्टेट में भी है, रियल एस्टेट फाइनेंसिंग में भी है। प्लस मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया 12 से 15 महीने का है तो एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। करीबन 1200-1250 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्टिवेशन आप कर सकते हो, लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। तो आपको अगर नजरिया थोड़ा सा लंबा अगर आप करें 12 से 15 महीने, तो आपको एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड यहाँ पे मिल सकता है। ओके, तो 12 से 15 महीने का नजरिया है, तो पिरामल एंटरप्राइजेस में 1250 तक के जो टारगेट्स हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। शॉर्ट टर्म में कोई ट्रिगर स्टॉक में फिलहाल के लिए नज़र नहीं आ रहा। सुशील आनंद जी, इन्होंने अपना सवाल हमारे साथ यूट्यूब पेज पे शेयर किया है। बैंक ऑफ महाराष्ट्र के इनके पास 500 शेयर हैं सर, 44 रुपये इनका एंट्री प्राइस है, और ये जानना चाहते हैं कि ये शेयर 80 रुपये का कब हो जाएगा। ऑलमोस्ट डबल होने की इनको उम्मीद है। ये जानना चाहते हैं, पहले तो बताइए कि क्या ये रियलिस्टिक है भी, क्योंकि ऑलरेडी शेयर लो लेवल से काफ़ी ज़्यादा चल चुका है, आप चार्ट में देख भी सकते हैं। क्या ये 80 रुपये तक जाएगा, और हाँ तो फिर कितना समय उनको होल्ड करना होगा, ये उनका सवाल है। देखिए, मुझे लग रहा है कि महाराष्ट्र, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने बहुत अच्छे नंबर्स दिखाए। Q2 के लिए भी बहुत अच्छा नंबर इन्होंने रिकॉर्ड किया है। एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, प्लस इनका कासा रेशो करीबन 50% के ऊपर है। तो नॉर्मली हमने देखा है कि देखिए ये शेयर 22-23 रुपए से चल चल के काफी सिग्निफिकेंटली भाग चुका है। अभी इस लेवल से अगर किसी को डबल करना है तो टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रखिए, क्योंकि बैंकों के लिए मुझे लग रहा है कि
क्रेडिट ग्रोथ जब तक डबल डिजिट में है, कॉर्पोरेट कैपेक्स अच्छा चल रहा है, रिटेल डिमांड अच्छी है, तो इसमें कोई डाउट नहीं कि बैंकों का अगले 6 महीने का परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा आएगा। तो मोटा मोटी मेरे ख्याल से कम 12 एक महीने का टाइम फ्रेम रखिए। मैं ये नहीं कहूंगा कि 80 रुपया होगा, बट डेफिनेटली करंट प्राइस से और एक 15-20% की अपसाइड पॉसिबल है, और छोटा शेयर है तो इसमें बढ़त के लिए भी जगह डेफिनेटली पॉसिबल लग रही है। तो सुशील जी, आपके लिए राय ये है कि 80 रुपये तो आने की गुंजाइश यहाँ पे नज़र आती है, लेकिन हाँ, अगर आप 12-15 महीने होल्ड करते हैं तो यहाँ से 15-20% का जो अपसाइड है वो स्टॉक में ज़रूर देखने को मिल सकता है। इस बात की ज़रूर यहाँ पे गुंजाइश नज़र आती है। इस बीच हमारे साथ एक दर्शक फ़ोन लाइन पे मौजूद हैं। हमारे साथ मोहित जी हैं लुधियाना से। मोहित जी नमस्कार। जी नमस्कार जी, क्या हाल है? बढ़िया सर, आप बताइए ठंड कैसी पड़ रही है वहाँ पे? ठंड अब तो बढ़ रही है, आगे और भी बढ़ेगी। क्योंकि अब तो देश के काफ़ी इलाकों में बारिश भी हो रही है, और पंजाब में तो जहाँ हम बैठे हैं उसके मुकाबले तो ज़्यादा ही होती है। हाँ जी बिल्कुल। चलिए ठीक है, तो बताइए क्या आपका सवाल भी कुछ ठंड से जुड़ा हुआ है? कुछ ऐसे शेयर लिए हुए हैं जो वुलन से रिलेटेड हैं, या कुछ और है आपके पास? नहीं, मेरे पास आईटीसी के 500 स्टॉक्स हैं 196 के प्राइस पे। ओके, तो मैं 3 साल के लिए होल्ड कर सकता हूँ। 196 पे? हाँ जी। कब लिया था आपने? काफ़ी पहले की खरीद लगती है आपकी। हाँ, ये अगस्त 2020। अगस्त 2020, मतलब आप 3 साल से ऑलमोस्ट इसको होल्ड कर रहे हैं। 196 रुपये आपका प्राइस है। सर कितनी क्वांटिटी बताई आपने? 500 क्वांटिटी। ठीक है, क्या जानना चाहते हैं? बस अगले 3 साल के लिए इसका। मतलब आपके मन में सवाल ये नहीं है कि अभी इतना बड़ा जो मुनाफा हो रहा है 450 रुपये के आसपास या 500 के आसपास के प्राइस भी आपने देखे हैं, तो मुनाफा बुक करना चाहते हैं, या आप ये जानना चाहते हैं कि अब यहाँ से अगला टारगेट क्या है? हाँ, मतलब नेक्स्ट 3 इयर्स के लिए इसका सजेशन चाहिए था कि कहाँ तक जा सकता है इस वक्त। हाँ जी। चलिए ठीक है, अविनाश जी से पता करते हैं। अविनाश सर बताइए, 196 रुपये बहुत ही अच्छे लेवल पे इन्होंने एंट्री कर रखी है। 3 साल पहले इन्होंने लिया है, और सबसे बड़ी बात यह है कि 3 साल से होल्ड कर रहे हैं। बहुत कम लोग ऐसा होता है कि जो लंबी अवधि के लिए होल्ड कर पाते हैं किसी शेयर को, और ये बहुत ही परफेक्ट एग्जांपल भी है इस चीज़ को लेकर कि अगर आप लंबा होल्ड करते हैं किसी अच्छी कंपनी को, अच्छे लेवल्स पे आप खरीदते हैं, तो वहाँ पे मुनाफा भी काफ़ी अच्छा देखने को मिलता है। तो आईटीसी में अगर आप देखें तो उन्होंने 500 रुपये के आसपास तक के जो लेवल्स हैं वो भी देखे हैं। फिलहाल ये 450 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आईटीसी में सर अगले 3 साल का व्यू है। 3 साल ये होल्ड कर चुके हैं, और 3 साल ये होल्ड कर सकते हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? यहाँ से कितना और अपसाइड आपको नजर आती है? देखिए, पहली बात तो मैं निवेशक को ये बताना चाहता हूँ कि मार्केट में आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब फॉलो करना चाहिए। आपने 196 रुपीज में शेयर लिया है, अभी 450 रुपए का है, तो मैं तो ये कहूंगा कि देखिए, अपना जो कैपिटल आपने जो इन शेयरों में डाला है, 500 शेयर आपने जो लिए हैं 196 रुपीज में, वो कैपिटल आप रिकवर कर लीजिए, और बैलेंस क्वांटिटी आपकी पूरी तरह से जीरो कॉस्ट हो जाएगी। इसका फायदा क्या होगा कि मान लीजिए कि आईटीसी का शेयर 600 रुपया होता है, 650 रुपया होता है, उसके ऊपर भी जाता है, तो आपके लिए वो जो बैलेंस शेयर रहेंगे वो बिल्कुल मुफ्त रहेंगे, जीरो कॉस्ट रहेंगे, और आपका कैपिटल आपने रिकवर किया होता है। शेयर मार्केट में एक बात याद रखिए कि जब तक आप अपना पेपर प्रॉफिट कैश फ्लो में कन्वर्ट नहीं करते और आपका कैपिटल वापस निकालते नहीं, तब तक ऑलवेज एक जोखिम रहता है कि बाजार अगर गिर जाता है या कोई वोलेटिलिटी आती है तो बाजार में गिरावट में आपको फिर निकलने का मौका मिलता नहीं। आईटीसी की 3 साल की बात करें तो मुझे लग रहा है कि हो सकता है 600 650 रुपया भी हो सकता है। बहुत अच्छी कंपनी है, लेकिन निचले लेवल से ये स्टॉक बहुत भाग चुका है। अभी 450 से 600 रुपया 625 तक पॉसिबल है, लेकिन उसके ऊपर वापस रीरेट करना डिफिकल्ट बात है, क्योंकि बेस बढ़ गया है। 190 196 में तो कोई भी ये शेयर देख नहीं रहा था जब आपने खरीद लिया था। तो मेरा तो कहना है कि अपना कैपिटल है, जो मिनिमम कॉस्ट आपने 500 शेयर के लिए लिया था, उसमें से थोड़ी सी बिकवाली करिए और बैलेंस क्वांटिटी होल्ड करिए। पूरे तरह से आपके शेयर मुफ्त हो जाएंगे, और मार्केट कहीं पे भी जाए आपके लिए तो फायदा ही है। चलिए, तो एक और फायदे का गुर आपको बता दिया है मोहित जी कि आप अपना जो कैपिटल है उसको निकाल लीजिए। कैपिटल मतलब आपने जो पूंजी लगाई, जो पैसा आपने लगाया था, 196 आपका प्राइस है, आपने 500 शेयर खरीदे, यानी कि 500 इंटू 196 जो रकम है उतनी रकम आप निकाल लीजिए, उतने शेयर आप बेच दीजिए। बाकी जो पैसा बचा हुआ है उसको आप होल्ड कीजिए। 600 सवा 600 तक भी स्टॉक जा सकता है, लेकिन आप अपनी कैपिटल निकाल लीजिए, और वो कैपिटल जो है वो आप किसी और जगह लगा सकते हैं, जिसको आप फ्री करके यहाँ से अच्छे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। इसके बारे में हम आगे अविनाश जी से जानेंगे भी। कुछ तो हमारे लिए शेयर लेके आए हैं वो चुन चुन के, उसके बारे में आगे बातचीत करेंगे। लेकिन इस बीच हमारे एक और दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं, सचिन तलन जी, उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। सर, ये एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के बारे में जानना
चाहते हैं। वो पूछ रहे हैं कि क्या इन लेवल्स पे SBI लाइफ इंश्योरेंस में एंट्री की जा सकती है या और वेट करें। उनको ऐसा लग रहा है कि ये कहीं नीचे आ सकता है, क्या शेयर और भी करेक्ट हो सकता है। 1 साल का व्यू है उनका, 1397 रुपये के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। देखिए, लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात करें एसबीआई लाइफ की, तो देखिए आपको नजरिया थोड़ा सा लंबा रखना है, क्योंकि ये सारे लॉन्ग टर्म बिजनेसेस होते हैं। मुझे नहीं लगता है कि 1 साल में कोई बड़ी बढ़त आएगी, क्योंकि देखिए अल्टीमेटली ये कोई फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स वाला स्टॉक नहीं है, या टिपिकली कोई स्मॉल कैप या मिड कैप नहीं है। ये लार्ज कैप वाली कंपनी है, और इंश्योरेंस का बिजनेस एक मैच्योर बिजनेस है। तो अगर नजरिया आपका 1.5-2 साल का है, तो ही आपको इस शेयर में इस प्राइस में एंटर करना चाहिए। अगर आपका विचार है कि 1.5-2 साल आप इसमें निवेशित रह सकते हो, तो ही इसमें निवेश करिए। अदरवाइज थोड़ा सा प्राइस को करेक्ट होने दीजिए। निचले लेवल पे स्टॉक अगर मिलता है तो आपका रिस्क रिवॉर्ड और ज्यादा होगा। बट करंट प्राइस पे अगर 1 साल का व्यू है, तो कोई बड़ी अपसाइड एक्सपेक्ट करना जरा डिफिकल्ट है। ओके, ठीक है, ये राय है फिलहाल जहाँ तक इस स्टॉक की बात है। लेकिन इस बीच हमारे एक और दर्शक भी हैं हमारे साथ, जो सवाल शेयर किया है हमारे यूट्यूब पेज पे। हकीम जी हैं हमारे एक दर्शक हैं। सर वो जानना चाहते हैं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक केमिकल्स उनके पास हैं 353 रुपये के भाव पर, और आगे वो 2 साल के लिए उसे होल्ड कर सकते हैं, क्या करें? क्योंकि उनकी जो एंट्री प्राइस है वो 353 रुपये की, 350 रुपये के ऊपर की है, और शेयर ट्रेड कर रहा है 264 रुपये के आसपास, यानी कि अच्छा खासा 90 रुपये के आसपास का उनको प्रति शेयर घाटा होता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय होगी सर ओवरऑल केमिकल इंडस्ट्री पे और लक्ष्मी ऑर्गेनिक पर? जो प्रोडक्ट एथिलीन ऑक्साइड एक प्रोडक्ट है जो लक्ष्मी ऑर्गेनिक बनाता है, और इसमें काफी कटौती हमने प्राइस में देखी थी। लेकिन पिछला क्वार्टर, सेकंड क्वार्टर कंपनी के लिए काफी अच्छा था। इनफैक्ट कंपनी ने एक QIP यानी बड़े निवेशकों के साथ एक प्लेसमेंट भी किया है, तो उन्होंने काफी पैसा भी जुटा है एक्सपांशन के लिए। तो मेरा तो मानना है कि देखिए अभी आपने ऊपरी लेवल पे शेयर खरीदा है, अगर आपका नजरिया लॉन्ग टर्म है, अगर साल 1.5 साल आप इसमें निवेशित रह सकते हो, तो ही इसमें निवेशित रहिए। क्योंकि मुझे याद है जब पब्लिक इशू हुआ था, तभी स्टॉक में बहुत भयंकर तेजी देखने को मिली थी। लेकिन जैसे जैसे एथिलीन ऑक्साइड की कीमतें कम हो गई, नंबर्स खराब हो गए, इसमें बिकवाली का प्रेशर आया। तो एक तो मैं यही कहूंगा सारे रिटेल इन्वेस्टर्स को कि आपको रेगुलरली अपने स्टॉक्स को मॉनिटर करना है। एक बार खरीदने के बाद आपको भूल नहीं जाना है। क्वार्टरली नंबर्स हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल है, एनालिस्ट मीट के कॉल हो, तो यहाँ पे ये बहुत जरूरी है कि आप मॉनिटर करें रेगुलरली। लेकिन अभी जो स्थिति है, यहाँ पे आप होल्ड करें, लॉस में पोजीशन न काटे, लेकिन नजरिया 12 से 15 महीने का रखिए। डेफिनेटली रिस्क रिवॉर्ड आने वाले 12 से 15 महीने में काफी पॉजिटिव लग रहा है। ओके, तो काफ़ी कीनली ट्रैक करना चाहिए जो नंबर्स हैं, रिजल्ट्स हैं, मैनेजमेंट की जो कॉन कॉल्स होती हैं उन पर ध्यान देना चाहिए, और उसके हिसाब से फिर रिव्यू भी करना चाहिए अपने डिसीजन को। लेकिन फ़िलहाल के लिए राय यही है कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक में आप हकीम जी होल्ड कर सकते हैं। आपके लिए राय यही है, और कम से कम 12 से 15 महीने का आपका जो नज़रिया है वो होल्ड करने का आपको रखना होगा। इस बीच हमारे एक और दर्शक का हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। हमारे साथ प्रदीप कुमार जी फ़ोन लाइन पर मौजूद हैं। प्रदीप कुमार जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार, बताइए क्या जानना चाहते हैं सर? सर मेरा ये सवाल है, मेरे पास में 2 शेयर हैं। एक इंजीनियर्स इंडिया 146 का एवरेज बाइंग है मेरी, 354 शेयर है मेरे पास में, और एक IRFC का मेरे पास शेयर है, 54 रुपये का एवरेज बाइंग है, और 754 शेयर है मेरे पास में। तो अभी मेरा इतना है कि सर इसका नेक्स्ट टारगेट क्या रह सकता है मेरा? तो काफी लंबा है, जैसे IRFC अभी कुछ मूवमेंट दिख भी नहीं रहा है, तो इसमें मैं और भी अभी इसमें बाइंग कर सकता हूँ, और इंजीनियर्स इंडिया में और भी बाइंग कर सकता हूँ। मेरा नजरिया लंबा है, 2 साल तक का नजरिया है मेरा। 2 साल का नजरिया है, 2 साल का नजरिया है सर आपका, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो दोनों शेयर आपने खरीदे हैं वो कब खरीदे थे? ये करीब मुझे हो गया सर 8-10 महीने IRFC को हो गए, और ये इंजीनियर्स इंडिया तो अभी 2-3 महीने पहले ही लिया था मैंने। जो अभी ये फॉल आया था उससे पहले, उसी दौरान लिया था ये, सितंबर में 13-14 को जो ये डाउन गए थे सारे शेयर। क्योंकि EIL तो जिस भाव पे आपने लिया है उन्हीं लेवल्स के आसपास फिलहाल ट्रेड कर रहा है। लेकिन IRFC में भले ही पिछले कुछ समय में हमने देखा है कि हायर लेवल से स्टॉक थोड़ा सा हल्का हुआ है, लेकिन फिर भी आपको यहाँ पे पैसा बनता हुआ दिख रहा है, क्योंकि आपका 54 रुपये का एंट्री प्राइस है और 76 रुपये के आसपास ये स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है। अच्छा, एक चीज़ और बताइए प्रदीप कुमार जी, जब आप शेयर खरीदते हैं, कोई भी डिसीजन लेते हैं, फैसला लेते हैं निवेश का, तो किसी से राय लेते हैं, किसी से मशवरा करते हैं, या खुद अपनी रिसर्च करके ये फैसले लेते हैं? दर्शक हूँ मैं, आपके शो पे देखता रहता हूँ, डेली मैं आपका शो वॉच करता हूँ। ओके, ठीक है। तो बाकी और मैं कहीं से कोई गाइडलाइंस कोई कुछ नहीं लिखता, आपके शो के अकॉर्डिंग ही मैं अपना इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ अभी।
चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे साथ बने हुए हैं, लगातार हमारे शो देख रहे हैं। और IRFC अगर आपने हमारे किसी एक्सपर्ट की राय से लिया है और आपको अच्छा खासा पैसा बन रहा है, तो पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। और इस मुनाफे में आपको करना क्या है उसके ऊपर भी राय लेते हैं। अविनाश सर, IRFC यहाँ पे 54 रुपये वाला 76 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, अच्छा खासा मुनाफा यहाँ पे हो रहा है। लेकिन EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड 144 रुपये के आसपास ये है, उनका एंट्री प्राइस है 146 रुपये का। 354 शेयर इनके पास हैं। क्वांटिटी इनके पास IRFC की अच्छी खासी है, 750 के आसपास शेयर इनके पास उसके भी हैं, वहाँ पे मुनाफा भी हो रहा है। दोनों सरकारी कंपनियां हैं, दोनों पे अपनी राय बताएं सर। देखिए, मेरे ख्याल से इन्होंने दोनों अच्छे शेयर्स खरीदे हैं। IRFC की बात करें तो ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है। IRFC में अगर ये 1.5-2 साल का टाइम फ्रेम देते हैं तो मेरे ख्याल से अच्छा खासा अपसाइड इनको मिलेगा, क्योंकि देखिए पहली बात तो IRFC का बिजनेस जो है वो रेलवे से कनेक्टेड है। करीबन 40% जो रेलवे का कैपिटल एक्सपेंडिचर है वो IRFC फंड करती है। और अभी जिस प्रकार से गवर्नमेंट ने कहा है कि 5 साल में और नई वंदे भारत की गाड़ियां आ जाएंगी, रोलिंग स्टॉक पे भी काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आएगा, तो इसका मतलब ग्रोथ पोटेंशियल IRFC के लिए काफी अच्छा है। प्लस काफी टैक्स बेनिफिट्स IRFC को मिलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि देखिए करंट लेवल से IRFC को थोड़ा सा टाइम दे दीजिए, लेकिन डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि ये 3 डिजिट में कम से कम 1.5-2 साल में तो पॉसिबल लग रहा है। तो यहाँ पे डेफिनेटली होल्ड करने की राय। और रही बात इंजीनियर्स इंडिया की, तो यहाँ पे भी मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा समय दे दीजिए कि ये ऑयल एंड गैस सेक्टर में, हाइड्रोकार्बन सेक्टर में काम करती है। बिल्कुल कर्जा मुक्त कंपनी है, डिविडेंड भी बहुत अच्छी देती है, लेकिन ये स्टेडी मूवर है। यहाँ पे कोई बड़ा शॉर्ट टर्म में कोई री रेटिंग आएगा ऐसा लगता नहीं है। थोड़ा सा समय यहाँ पे भी होल्ड करना है तो ही पैसा बनेगा। ठीक है, तो IRFC में तो अच्छा खासा पैसा बन रहा है, ये पैसा और आगे भी बढ़ सकता है, बशर्ते आप इसे होल्ड करें प्रदीप कुमार जी। और हो सकता है ये ट्रिपल डिजिट में चला जाए, यानी कि जो IRFC का शेयर 76 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है, ये 100 रुपये तक भी जा सकता है, ऐसी आप उम्मीद लगा के चलें। और EIL ये भी अच्छी कंपनी है, लेकिन इसमें भी आपको होल्डिंग पीरियड थोड़ा सा ज़्यादा रखना होगा, तभी आपको यहाँ पे मुनाफा बन सकता है। इस बीच ऑयल इंडिया ये अगला शेयर है जिसके ऊपर हमें सवाल मिला है। हमारे एक दर्शक हैं अनुज वर्मा जी, उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। वो जानना चाहते हैं कि क्या करंट लेवल पर इस शेयर में एंट्री की जा सकती है, क्या इसे खरीदा जा सकता है। इनफैक्ट सर, पूरे ऑयल एंड गैस सेक्टर पर मेरा आपसे सवाल है, क्योंकि जिस तरह से इजराइल हमास युद्ध में अब जो सीज़ फायर देखने को मिल रहा है, प्लस ओपेक की ओर से जो 30 तारीख को बैठक होने वाली है, उसमें भी माना जा रहा है कि प्राइस स्टेबलाइजेशन के लिए एक बार फिर से जो उत्पादन कटौती है उसमें कुछ और यहाँ पे फैसले लिए जा सकते हैं। तो क्रूड इस बीच हम देख रहे हैं कि 5 हफ्ते के निचले स्तर पर है, $80 के आसपास फिलहाल कारोबार कर रहा है। तो OMCs यानी कि जो तेल मार्केटिंग कंपनियां हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। इनफैक्ट आज एक रिपोर्ट भी आई है HSBC की, जिसमें उन्होंने HPCL, BPCL, IOC तीनों को अपग्रेड किया है। पहले होल्ड की रेटिंग थी, अब बाय किया है, और टारगेट प्राइस में बहुत ऊंचे ऊपर की ओर रिवीजन किए हैं। तो OMCs पे आपकी क्या राय है, ये जो पूरा ऑयल का जो पूरा सिनेरियो चल रहा है उसको लेकर। और हमारे जो दर्शक हैं ऑयल इंडिया पे जानना चाहते हैं, उनके सवाल का भी जवाब दीजिए। मेरे ख्याल से देखिए, ऑयल इंडिया एक ऐसी कंपनी है जो बेसिकली अपस्ट्रीम बिजनेस में है। ये बेसिकली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज की तरह अपने प्रोडक्ट्स रिटेल में नहीं बेचती। तो इनके लिए मेरे ख्याल से क्रूड का प्राइस जब गिरता है ना, तब इनके लिए थोड़ा सा नेगेटिव होता है, जैसे कि ONGC है। बट जो ऑयल मार्केटिंग वाली कंपनी है, जैसे HPCL है, BPCL है, IOC है, इनके लिए अच्छी खबर है, क्योंकि जितना क्रूड गिरता है इनके GRMs और भी अच्छे होते हैं, क्योंकि मेन रॉ मटेरियल इनका क्रूड ऑयल होता है। तो मेरे ख्याल से देखिए, क्रूड ऑयल का जो नरमी का जो ट्रेंड है, उसका सबसे ज्यादा फायदा ऑयल मार्केटिंग कंपनीज पे होगा। तो IOC, HPCL, BPCL ये काफी अच्छे विकल्प लगते हैं, क्योंकि अगले 3-6 महीने के लिए अगर क्रूड की कीमतें बढ़ती नहीं है, ओपेक में थोड़ी सी अभी भी कंफ्यूजन है सप्लाई को लेके, काफी कंट्रीज प्रोडक्शन कट्स नहीं चाहती, और उसी कारण से हमने देखा है कि प्राइसेस थोड़े से ठंडे हैं। चाइना की भी डिमांड काफी कम हो चुकी है क्रूड ऑयल के लिए। तो मेरा तो मानना है कि ऑयल इंडिया में अगर निवेशक रहना चाहता है, तो थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में अंडर परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि क्रूड गिरता है तो इनके लिए दिक्कतें बढ़ेंगी। तो इट वुड बी बेटर अगर ये IOC में या HPCL या BPCL में कन्वर्ट करे। थोड़ा सा रिस्क रिवॉर्ड नियर टर्म में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज के लिए बेहतर है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड OMCs के लिए यानी कि HPCL, BPCL और IOC के लिए ज़्यादा बेटर है। तो आपके लिए राय ये है वर्मा साहब कि आप ऑयल इंडिया की बजाय अगर OMCs में शिफ्ट कर जाते हैं, तो यहाँ पे हो सकता है कि आपके जो पैसा बनने के जो चांसेस हैं, जो रिटर्न आने की गुंजाइश है, वो शायद बढ़ती हुई नजर आए। तो इसलिए आपके लिए राय ये है कि आप स्विच कर जाएँ ऑयल प्रोडक्शन कंपनी से ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की में। चलिए, तो ये राय है फिलहाल जहाँ तक ऑयल एंड गैस सेक्टर की बात है। सर, मेटल शेयरों में भी आज हम देख रहे हैं कि काफ़ी अच्छा रुझान देखने को मिल रहा है। मेटल एज अ स्पेस पे आपकी क्या राय है? पूरा जो चाइना को लेकर जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं, उनके जो ग्रोथ के नंबर्स आ रहे हैं, जो महंगाई के नंबर्स हमने रिसेंटली देखे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का जो सिनेरियो देखा है, क्या मेटल शेयरों में फिलहाल खरीदारी की जा सकती है?
देखिए मेटल शेयर में अभी भी लग तो रहा है कि जो रुझान अभी चाइना से मिल रहा है उसमें थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि ग्लोबली अभी भी मेटल प्राइसेस वीक है। चाइना मेटल मार्केट में अभी पूरी तरह से उतरी नहीं है। तो जब तक मेटल के प्राइसेस बढ़ते नहीं है तब तक ये कहना मुश्किल है कि मेटल में तेजी इमीडिएटली आएगी नहीं आएगी। हालांकि डोमेस्टिक मार्केट इंडिया में तो ग्रोथ काफी अच्छा हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए स्टील की खपत काफी अच्छी हो रही है। बट जब तक ग्लोबल मेटल प्राइसेस बढ़ते नहीं है हमको लग रहा है कि किसी को जल्दबाजी करनी नहीं चाहिए, क्योंकि देखिए ये कमोडिटी बेस्ड सेक्टर है। जैसे ही ग्लोबल मेटल प्राइसेस में तेजी आएगी यहाँ पे रीरेटिंग आएगी, लेकिन अभी लग तो रहा है कि अगले 3-4 महीने के लिए मार्केट थोड़ा सा नरम ही रहेगा। तो जिनके पास है वो होल्ड करे, बट फ्रेश खरीदने का मौके मुझे नहीं लगता है स्टील या मेटल स्टॉक्स में अभी करना चाहिए। तो फ्रेश खरीदारी फिलहाल स्टील या मेटल स्टॉक्स में नहीं करनी चाहिए, ये राय फिलहाल आपके लिए निकल के सामने आ रही है। इस बीच अखिलेश पुरेवाल जी हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद हैं। सर नमस्कार, बताइए कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर मैं आगरा से बोल रहा हूँ। अरे वाह क्या बात है, इस समय तो वहाँ पे बहुत पर्यटन देखने को मिलता है सर। सर यहाँ पर्यटन की नगरी है, मैं चाहूंगा तो आप भी आइए और ताजमहल के साय में बैठ के एक बार अपना कम मनी मैन का शो कीजिए, बहुत अच्छा लगेगा। तो आप चाहते हैं कि हम ताजमहल के बैकग्राउंड से वहाँ से शो करें? बिल्कुल सर, वहाँ पर जो पीछे बैकग्राउंड में वहाँ है लोग बहुत, वहाँ शो होते हैं, लोग करते हैं, आगे ताजमहल दिखता है और पीछे आप अपना प्रोग्राम करते हैं। चलिए तो उम्मीद है बहुत अच्छा लगता है। आपकी जो ये महत्वाकांक्षा है वो बहुत जल्दी पूरी हो। खैर मैं एक बार आगरा आ चुका हूँ, मैं एक बार देखने आया था ताजमहल, बहुत ही सुंदर मॉन्यूमेंट है सर, एक बार तो ज़रूर जाना चाहिए। और आप वहाँ पे रहते हैं तो आप तो कभी भी नज़ारे लेते होंगे उसके। दोबारा आए तो सर मेरी नज़र से देखेंगे तो आपको दूसरे तरह से ताजमहल दिखेगा। जरूर सर जरूर, बहुत शुक्रिया आपका। क्या जानना चाहते हैं आज, हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं? सर मेरी मदद ये, जैसे मैंने सिक्वेंट साइंटिफिक लिया था और मैंने लगभग इसको 2 साल से होल्ड किया है, और फिर कंपनी में कुछ पता नहीं कुछ गड़बड़ हुआ, वो हम लोग नहीं पकड़ सके, तो स्टॉप लॉस भी नहीं लगाया था तो वो नीचे चला गया। तो मेरा एवरेजिंग 155 के आसपास था। मैंने कुछ एक महीने पहले पूछा था तो लगभग उस समय भाव 100 था, अब उससे बढ़कर 121 के आसपास आया है। सर आंकड़ों से देखने से लग रहा है कि ये शेयर ऊपर की तरफ जा रहा है। सर कंपनी के अंदर क्या चल रहा है वो इनसाइड में जानने के लिए हमको क्या करना चाहिए, और इसमें हमें बने रहना चाहिए, और इसकी नजरिया सही पकड़ने के लिए सर हम लोगों को क्या पड़ा? एक एग्जाम्पल हमारा ये शेयर है, ऐसे और भी कोई शेयर हो सकता है, हम उनको बड़ा बुलिश रहते हैं मगर फिर पता नहीं वो शेयर डाउन होते चले जाते हैं, और मगर कंपनी बहुत मजबूत होती है मगर हम उनको पकड़ नहीं पाते हैं। तो सर उस नजरिए से बताइए सर, हमें केवल नंबरों से मत बताइए। ठीक है, मैं कुछ पहले आपसे जानना चाहता हूं। पहले तो ये बताइए, मैं जैसे देख पा रहा हूं आपका सवाल है, आपके पास 300 क्वांटिटी है, आपने बोला कि आपके पास 2 साल से शेयर रखा हुआ है, राइट? बिल्कुल जी जी। तो आगे आप कितने और नज़रिए से इसे मतलब होल्ड कर सकते हैं, कितना इस आप अपने निवेश को और समय दे सकते हैं? सर मैं जो भी शेयर खरीद रहा हूँ मैं अपने बच्चों को देके जाऊंगा, मैं केवल अपने लिए शेयर नहीं खरीद रहा हूँ। मेरे लिए तो नौकरी और जॉब पैसे मिल जाते हैं, खर्चा ही इतना हो जाता है। मैं शेयर को अपने लोगों को, अपने बच्चों को देके ही जाऊंगा। मैं इस तरह के शेयर खरीदना चाहता हूँ। कंपनी बताए बहुत अच्छी है और वैक्सीन बनाने में नंबर। मेरी तरफ से आप व्यक्तिगत तौर पे आप मुबारकबाद स्वीकार कीजिए। बहुत कम लोग हैं हमारे देश में जो इतना अल्ट्रा लॉन्ग टर्म के लिए सोचते हैं, होल्ड करते हैं, या इतना पेशेंस है उनके अंदर कि वो लंबी अवधि के लिए होल्ड कर सकें। अब दूसरी आपके लिए जो खुशखबरी है वो ये है, आज आपने दिन बहुत अच्छा चुना है ये सवाल पूछने के लिए, क्योंकि हमारे पास जो आज एक्सपर्ट हमारे साथ मौजूद हैं अविनाश जी, उनकी फार्मा सेक्टर पे बहुत ही अच्छी पकड़ है। ये कंपनी इनफैक्ट फार्मा स्पेस से है। तो आज से अच्छा बेहतर दिन नहीं हो सकता था इस सवाल का जवाब जानने के लिए कि आखिर सीक्वेंट साइंटिफिक में हो क्या रहा है, क्यों गिरा है ये शेयर और आगे किस तरह का रुझान देखने को मिल सकता है। अविनाश सर बताइए, 2 साल से होल्ड कर रहे हैं, 100 रुपये वाला शेयर 125 रुपये के आसपास आ गया, लेकिन इनका 155 रुपये का एंट्री प्राइस है, वहां से अभी भी ये नीचे है। क्या दिक्कत हुई है इस कंपनी में और आगे क्या आउटलुक है? देखिए पहली बात तो सीक्वेंट साइंटिफिक कंपनी बहुत बढ़िया है। ये एनिमल हेल्थ केयर के प्रोडक्ट्स में काफी वेल नोन प्लेयर है, और इनका मेन मार्केट यूरोप मार्केट है और यूएस मार्केट। अभी इनको दिक्कत क्या हुई है कि इनके जो प्रोडक्ट्स है वहां पे करेंसी जो कंट्रीज में है वहां पे बहुत डिग्री ऑफ वोलेटिलिटी होने के कारण इनको काफी लॉसेस हो गए। लेकिन हमारा मानना है कि देखिए कंपनी प्रोडक्ट वाइज बहुत अच्छी है। इसमें कैरलाय नाम का एक पी फंड है, उन्होंने बहुत बड़ा निवेश किया है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में थोड़ी सी दिक्कतें हैं, लेकिन लॉन्गर टर्म में जरूर अच्छा पैसा बनेगा। और आपका अगर नजरिया 1.5-2 साल का है तो जरूर इसमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड बन सकता है। मेरे ख्याल से घबराने की बात नहीं है, बट हाँ अगले 3-6 महीने के लिए थोड़ी सी दिक्कत रह सकती है। लेकिन नजरिया आपका 1.5-2 साल का है तो ये कंपनी जरूर एक अच्छी तरह से बाउंस बैक करके आपको अच्छा मुनाफा बना सकती है।
अगर हो सके तो थोड़ा सा आप इसमें और थोड़ा एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से 150 रुपए की आपकी खरीद है, अभी कुछ 100-125 रुपए चल रहा है, तो कहीं ना कहीं अगर आप करंट प्राइस पे भी थोड़ा सा बहुत एवरेज करते हो तो आपका कॉस्ट कम हो जाएगा, और जब बढ़ेगा तभी आपका मुनाफा भी काफी अच्छी तरह से बढ़ेगा। तो जैसे जैसे आपको जमे थोड़ा सा एवरेज कर लीजिए। कंपनी बड़ी अच्छी है, ओनली थिंग 1.5-2 साल का नजरिया लेके ही काम करिए, क्योंकि शॉर्ट टर्म में कोई बड़ा ट्रिगर नहीं है। और जैसे आपने कहा कि आपने ये शेयर सही वक्त पे खरीदा नहीं, देखिए बाजार में क्या होता है ना कि आपको बहुत सारी चीजें रेगुलरली मॉनिटर करनी पड़ती है। कंपनी के नतीजे होते हैं, कोई न्यूज फ्लो होता है, कंपनी के जो भी अनाउंसमेंट्स होते हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, वो आप एक बार नजर मार लीजिए, क्योंकि ठीक है। मार्केट डेटा के ऊपर चलता है। तो ये आपको रेगुलरली मॉनिटर करना है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप फंसे हो, काफी दूसरे लोग भी स्टॉक में फंसे, लेकिन अगर आप ये सब करोगे तो थोड़ा सा आपका भी बाइंग जो टाइमिंग होगा वो और भी अच्छा रहेगा, और आपका मुनाफा की भी जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो थोड़ा सा इम्प्रूव हो सकता है। तो अखिलेश जी, आपके लिए 3-4 टेक अवे हैं। पहली बात तो ये है कि बीएससी पे जो अपडेट्स आते हैं, कंपनी अनाउंसमेंट देती हैं, उसको रेगुलरली आप मॉनिटर करते रहिए कि कंपनी की ओर से क्या जानकारी आपको शेयर की जा रही है। दूसरी बात, आपको चिंता नहीं करनी है, जो आपने निवेश किया है बिल्कुल ठीक है। 3 से 6 महीने हो सकता है कि कुछ ज़्यादा इस स्टॉक में ना एक्शन देखने को मिले, कुछ ज़्यादा ट्रिगर ना आता हो दिखे, लेकिन आपको 1.5 से 2 साल का नजरिया रखना है। आप चाहें तो एवरेज भी कर सकते हैं, यानी कि इस भाव पे, जो आपके भाव के नीचे है मौजूदा प्राइस जो है, वहाँ पे आप चाहें तो कुछ और क्वांटिटी भी खरीद सकते हैं। अगर आपकी गुंजाइश है, अगर आपके पास पैसे है, पूंजी है, तो आप और भी पैसा इसमें लगा सकते हैं। 1.5 से 2 साल आप इसे होल्ड कीजिए। अविनाश जी कह रहे हैं कि आप मुनाफे में इस ट्रेड से निकलेंगे, यानी कि आपके पैसे की भरपाई भी हो जाएगी जो नुकसान हो रहा है, और साथ ही आपको मुनाफा भी होने लगेगा। इस बात का आपको वो आश्वासन दे रहे हैं, बस बशर्ते आपको 1.5 से 2 साल का समय लेके चलना है। गोविंदा देवंगन ये हमारे साथ यूट्यूब पेज पे जुड़े हैं, उन्होंने अपना सवाल हमारे साथ शेयर किया है। टाटा मोटर्स 750 रुपये जाएगा क्या टाटा टेक की लिस्टिंग के दिन, ये वो जानना चाहते हैं। सर, टाटा मोटर्स के पास होल्डिंग है, उन्होंने ओएफएस के जरिए इसमें अपना शेयर कुछ बेचा भी है, तो हमारे जो दर्शक हैं वो जानना चाहते हैं कि क्या ये 750 चला जाएगा, क्योंकि आज प्राइस हाइक को लेकर खबर है कि गाड़ियों की कीमतें इन्होंने बढ़ाई हैं। 700 रुपये के आसपास ये स्टॉक ऑलरेडी आ चुका है, 3% के आसपास की मजबूती है। 750 रुपये हो जाएगा। आई थिंक 5 दिसंबर को इसकी लिस्टिंग होने वाली है। नहीं, पॉसिबल है, क्योंकि देखिए सबसे बड़ी बात तो टाटा टेक्नोलॉजीज का जो जो इशू था वो बहुत ही हेविली ओवर सब्सक्राइब हो गया था, करीबन 2 लाख करोड़ का रिस्पॉन्स आया था, और ग्रे मार्केट में तो टाटा टेक्नोलॉजीज का तो बहुत अच्छा प्रीमियम चल रहा था। बट मोटा मोटी आई थिंक मार्केट का अनुमान है कि बाजार अगर ठीक ठाक रहता है तो टाटा टेक्नोलॉजीज 4 नंबर के फिगर में भी लिस्ट हो सकता है। बट मोटा मोटी ये जो फिगर आप बोल रहे हो ये डेफिनेटली पॉसिबल है। मेरे ख्याल से लंबी अवधि के लिए ही इसमें निवेशित रहिए, क्योंकि पैसा ऐसी कंपनीज में आपको 2-3 साल के बाद बहुत बड़े रिटर्न से मिलेगा। शॉर्ट टर्म में हो सकता है थोड़ा बहुत स्टॉक ऊपर जाने के बाद थोड़ा बिकवाली का प्रेशर भी देखने को मिले, लेकिन 2-3 साल का नजरिया है तो अच्छा पैसा ऑब्वियसली बनने का अच्छा पोटेंशियल। चलिए सर, जो आपने सवाल पूछा है गोविंदा जी, इसकी गुंजाइश तो है कि जिस दिन लिस्टिंग होगी 5 दिसंबर को टाटा मोटर्स का शेयर 750 रुपये का लेवल टच कर सकता है, और टाटा टेक्नोलॉजीज़ का शेयर 4 डिजिट में, जिसका 500 रुपये का इशू प्राइस है, वो 1000 रुपये के आसपास भी खुल सकता है, ऐसा हमें अविनाश जी कह रहे हैं। तो उस वजह से हो सकता है कि टाटा मोटर्स में अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिले। अगर आप 1.5 से 2 साल इसे होल्ड करें तो और भी अच्छे खासे गेंस आपको देखने को मिल सकते हैं।